हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? साइंस स्टडी सेंटर एंड यंग माइंड्स की टीम की तरफ से आपका वेलकम करता हूं मैं, संदीप तिवारी। बेटा, हम लोगों ने 11th की जो क्लास लास्ट 2 वीडियो में देखा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे थे, इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे थे हम लोग, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लास्ट वीडियो हम लोगों का इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल बात किया था कि एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, या किसी साल्ट को दिया हुआ हो तो साल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, सपोज करो कोई रिएक्शन दी हुई है। जनरली हमको ऐसे क्वेश्चन बहुत देता है, कोई रिएक्शन दी होगी, एसिड और बेस की रिएक्शन दी होगी, और उसको देख करके आपसे कहेगा कि इस रिएक्शन में इस कंपाउंड का कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड होगा, वो जो रिएक्शन कर रहा होगा उसका हमको क्या कैलकुलेट कराएगा, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कराएगा। तो आज हम लोग उन रिएक्शंस पर बेसिस इक्विवेलेंट वेट की बात करने जा रहे हैं, और थोड़ी सी बात हम लोग जो एंड में हमने कल बोला भी था, इक्विवेलेंट वॉल्यूम का एक टर्म आता है, उससे भी कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो उन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग रिएक्शन बेसिस इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने की बात करने जा रहे हैं, क्लियर। तो यहां पर बेटा इक्विवेलेंट वेट on the basis of chemical equation या chemical reactions। अब याद करिए बेटा, हम लोगों ने कल 3 एसिड H3PO2, H3PO3, H3PO4 के इक्विवेलेंट वेट की बात किया था। उनका हमने आपके सामने एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था। उन्हीं को हम थोड़ा सा लेते हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम बात करते हैं। बेटा, एक पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। अभी हम इसको कैलकुलेट करा रहे हैं, लेकिन पहले आप कुछ इस पे समझिए। सपोज करो बेटा कि H3PO4 हमारे पास है, इसकी बेसिसिटी क्या थी, 3 थी। याद है कितने H+ देने की टेंडेंसी थी इसके पास, 3 H+ आयन देने की टेंडेंसी थी इसके पास। और हमने कहा कि इस H3PO4 की रिएक्शन 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दे। 1 मोल ऑफ H3PO4 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब रिएक्शन कैसी होगी ये समझ लेते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हमको याद नहीं करना है। आयनिक रिएक्शन के बेस पे अगर देखा जाए तो बेटा, अगर इसको हम ब्रेक कराएं तो Na+ और OH- में ये ब्रेक होता है या नहीं, याद है। और अगर H3PO4 की बात करें तो ये ब्रेक हुआ था 3H+ एंड PO4- 3 में, क्लियर। इसको हमने कराया भी था आपसे। अब होगा क्या, इसका एक H+ इसके एक OH- को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब आप बेसिसिटी और एसिडिटी का कॉन्सेप्ट जो हमने बोला था कैलकुलेट करने का, लेकिन अगर उसी एसिडिटी और बेसिसिटी को हमको दूसरे मोड में एक्सप्लेन करना हो, तो जैसे हमने कहा कि H3PO4 की बेसिसिटी 3 है, इसका मतलब हुआ कि H3PO4 बेस के 3 OH- को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखता है। हमने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 1 थी। अब एसिडिटी 1 होने का मतलब है कि वो बेस एसिड के 1H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखती है, क्लियर है। तो ये कितने H+ आयन को, OH- आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, 3। ये कितने H+ आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, 1। तो इसका एक H+ जाकर के इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये H2O बन जाता है। और जब H2O बनेगा तो ये Na आकर के यहां पर 2 H बचे रह जाएंगे इसके पास, एक तो रिप्लेस हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, 2 H बचे और Na जाकर के यहां से जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो ये बन जाएगा क्या, NaH2PO4
एक H रिप्लेस हुआ बेटा और ये हो गया हमारा H2O। क्लियर बात? इसी को बेटा अगर हम एक दूसरे केस में लेते हैं, सपोज करो कि H3PO4 हमको दिया और हमसे कहा जाए कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम रिएक्ट विद देम, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है इसके साथ। अब आप बताओ यहां क्या होगा, ये ब्रेक होगा तो ये 2 Na प्लस और 2OH माइनस देगा। ये इसको ब्रेक करा ही रहे थे हम लोग, तो क्या हुआ 3H प्लस एंड PO4 माइनस 3 में हुआ। अब बताओ इसका 2H प्लस इसके 2OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा। 2H प्लस आयंस आर न्यूट्रलाइज्ड बाय 2OH माइनस आयन, देन 1H प्लस आयन रिमेन्स सेम। अब क्या होगा, यहां एक H प्लस बचा, ये जाकर के यहां जुड़े तो ये बना क्या NaH2PO4 प्लस 2H2O, 2H2O कैसे 2H प्लस यहां से और ये 2OH माइनस, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया, 2 मोल वाटर का फॉर्म हुआ। बात समझ में आ रही है? अभी भी अब यहां पर एक चीज हम और लेकर के चलते हैं, इसको हम देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक और केस दिखा रहे हैं आपको। एक तीसरा केस ये बनता है बेटा, तीसरा केस ये है कि अगर हमारे पास H3PO4 का 1 मोल हो और 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराएं, तो ये जब ब्रेक होगा तो 3 Na प्लस एंड 3OH माइनस आयन प्रोवाइड करेगा। और ये ब्रेक हो रहा था तो क्या हो रहा था 3H प्लस एंड PO4 माइनस 3 आयन प्रोवाइड कर रहा था। अब आप ध्यान से देखो 3H प्लस आयन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 3OH माइनस आयन। इसका मतलब यहां पर कोई H प्लस आयन बचने वाला नहीं है, तो ये 3Na जाकर के यहां ऐड होगा और जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा Na3PO4। अब बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स होंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बेटा, पहली बात तो रिएक्शन हमने बताया कि आपको रिएक्शन याद नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ इतनी बात करना है कि हमको कैसे इसको रिएक्शन में ले जाना है, हमको रिएक्शन याद हो चाहे ना हो। अब बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि ये अब अभी बताओ ये एसिड था, ये हमारा क्या था एसिड था, ये हमारा क्या था बेस था, और तो ये बताओ ये क्या बना साल्ट बना कि नहीं बना, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हुई तो क्या बना साल्ट बना। अब इंपॉर्टेंट ये होता है व्हाट इज द नेचर ऑफ साल्ट। साल्ट 3 टाइप्स के होते हैं, 3 नेचर शो करते हैं, एसिडिक साल्ट होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है और बेसिक साल्ट होता है। अब ये जो साल्ट ऑब्टेन हो रहे हैं, इन साल्ट्स का नेचर क्या होगा। जनरली हमारे दिमाग में बात आती है कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हुई तो साल्ट कैसा न्यूट्रल, ऐसा नहीं बेटा। अगर हम इस साल्ट के नेचर की बात करें तो इस साल्ट का नेचर क्या है। अब आप बताओ अगर ये होता तो ये कितने प्लस आयन को प्रोवाइड करता वाटर में 3, लेकिन क्या यहां पर अभी इसकी बेसिसिटी 2 है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वाटर में आप डालोगे तो वाटर में डालने के बाद ये अभी भी हमको 2H प्लस आयन, याद करिए एक्टिव हाइड्रोजन बोला था, 2H प्लस आयन देने की टेंडेंसी रखेगा। इसका मतलब ये साल्ट हमारा कैसा हुआ बेटा एसिडिक साल्ट हुआ। अब ये बताओ अभी भी यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक सेकेंड, यहां Na2 होगा बेटा, ये Na2 मिस हो गया है, ये है हमारा Na2HPO4 सॉरी ये। अब यहां पर आप बताओ, यहां बताओ आप अगर इस Na2HPO4 को वाटर में डाला जाए, 2H पर रिप्लेस हुआ है, अगर इसको भी वाटर में डालें तो अभी भी एक H प्लस आयन देने की टेंडेंसी रखेगा कि नहीं रखेगा। इसका मतलब इस साल्ट का भी नेचर कैसा हुआ बेटा एसिडिक हुआ, दिस इज एसिडिक साल्ट। लेकिन अगर लास्ट वाले हम केस की बात करें, ये है आपके सामने। अब आप बताओ क्या वाटर में डालने के बाद
ये H+ आयन या OH- आयन देने की टेंडेंसी रखेगा? नहीं है देने की टेंडेंसी। इसका मतलब ये साल्ट हमारा कैसा हुआ बेटा, ये न्यूट्रल साल्ट हुआ। तो हम नेचर की यहां पर बात कर रहे थे। पहला क्वेश्चन कि रिएक्शन कैसे बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक और मिल गया क्या कि साल्ट का नेचर क्या होगा। जनरली हम लोग बोलते हैं कि एसिड और बेस के बीच रिएक्शन में साल्ट न्यूट्रल, ऐसा नहीं होगा बेटा। क्लियर? एक बात और आती है कि इनकी नेमिंग की बात कर लिया जाए। इनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो देखना है हमको। इनकी नेमिंग क्या है कि सपोज करो कि ये जो कंपाउंड है फर्स्ट वाला, देखो PO4 को क्या बोला था हम लोगों ने, PO4 को बोला था सोडियम, PO4 को हम लोगों ने फास्फेट आयन बोला था। अब बताओ कितने सोडियम यहां पर हैं? सोडियम सिंगल, तो क्या हुआ, सोडियम 2 हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन, सोडियम डाई हाइड्रोजन, PO4 को क्या बोला, फास्फेट। तो इस साल्ट का नाम हुआ बेटा क्या, सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट हो गया। इस पर आ जाओ, कितने सोडियम, 2 हो गए, तो 2 सोडियम हुआ तो क्या होगा, डाई सोडियम हो गया। अब लेकिन सिंगल हाइड्रोजन तो क्या हुआ, हाइड्रोजन सिंगल है तो डाई सोडियम हाइड्रोजन क्या, फास्फेट। डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट हो गया, ये हाइड्रोजन फास्फेट हो गया, फास्फेट हुआ। और लास्ट वाला जो केस हम लोगों के सामने था उसको हम लोग अब ट्राई सोडियम फास्फेट बोलते हैं, या सिंपली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अगर फार्मूला आपको याद हो कि किसका फार्मूला है बेटा, सोडियम फास्फेट का फार्मूला है। दिस इज सोडियम फास्फेट। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो हम लोग ये कर रहे हैं बेटा, जो हम लोग ये कर रहे हैं किसके लिए कर रहे थे, इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सपोज करो कि किसी कंपनी में से कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ हो और उस रिएक्शन को दे करके आपसे कहा जाए कि इस रिएक्शन में H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तीनों रिएक्शन में कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे दिया। तो एक जनरल चीज आपको, पहले फार्मूला आप समझो बेटा। फार्मूला ये है कि अगर आपको रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो आपको जिसका भी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है उसका आप क्या ले लोगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय रिप्लेस्ड हाइड्रोजन। रिप्लेस्ड हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए उससे हम डिवाइड कर देंगे, हमको उस कंपाउंड का क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। अब फर्स्ट केस पे आते हैं वापस हम लोग। तो फर्स्ट केस हमारा देखो क्या है, फर्स्ट केस हमारा था H3PO4 में जब 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया हम लोगों ने, जो क्या हुआ देखो, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया। इसको हटा सकते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। अब आप बताओ H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना था बेटा। बताओ कितने H+ यहां पर हैं, 3, कितने रिप्लेस हुए, 1। तो अगर इस केस में ये रिएक्शन आपको दी जाए और आपसे कहा जाए कि इस रिएक्शन के बेसिस पर आप बताओ कि H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो सिंपल काम करना है बेटा, फार्मूला आपको अप्लाई करना है। इसका क्या करना है, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का क्या होगा, 3 होगा, 3 एटम है तो फास्फोरस बता दो 31 होगा। ऑक्सीजन कितना हुआ, 64। कितने रिप्लेस हुए, 1 से डिवाइड कर दो बेटा, क्या मिल जाएगा हमको, इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आप देखो, सेकेंड इक्वेशन देखो आप। सेकेंड इक्वेशन में क्या हुआ कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे थे, देखो ध्यान से आप,
सेकेंड में कितने रिप्लेस हो रहे थे, इसको मैं हटा दे रहा हूं बेटा। तो आपको यहां देखना कितने हाइड्रोजन थे 3, यहां कितने बचे 1, रिप्लेस कितने हुए 2। तो अब यहां पर इस केस में अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो वही बात बेटा, 3 प्लस 31 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर बात। और लास्ट केस की अगर हम बात करें तो लास्ट केस में क्या था बेटा, लास्ट केस में दिख रहा है सबको, देखो कितने हाइड्रोजन 3, यहां कितने बचे, एक भी नहीं, सारे के सारे हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो गए, रिप्लेस हो गए। अब क्या होगा बता दो, इक्विवेलेंट वेट इस केस में क्या होगा, E इज इक्वल टू 3 प्लस 31 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 3। ये आंसर हमारा आ गया इक्विवेलेंट वेट का। तो हमको क्या कंक्लूजन क्या है बेटा, कंक्लूजन ये है कि हमको क्या करना है कि रिएक्शन देखना है, रिएक्शन देख करके देखना है कि जब रिएक्टेंट के फॉर्म में था तो कितने हाइड्रोजन एटम्स वहां कंटेन कर रहा था, और जब प्रोडक्ट के फॉर्म में गया तो कितने हाइड्रोजन एटम कंटेन कर रहा है, दोनों में कितने का डिफरेंस आया। जो डिफरेंस आया वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होगा, और उसी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से के नंबर से उसके मोलिकुलर मास को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और उसका क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा, निकल आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसी में नेक्स्ट हम आते हैं, सब एक एग्जांपल और आपको दिखाया था हमने, याद करिए अगर आपको, एक क्या दो आपके सामने हमने दिखाया था, कौन कौन सा था याद है, एक था H3PO4, एक था H3PO3 और एक था H3PO2। और H3PO4 का केस तो हम लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग बात करते हैं किसकी, H3PO3 की। चलो H3PO3 केस सेकेंड हम लेते हैं, केस 2 लेते हैं। अब केस 2 में क्या है कि सपोज करो बेटा कि यही H3PO3 है और इस H3PO3 की रिएक्शन हम करा देते हैं किससे, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से। अब बताओ इसके पास कितने एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन थे, 2। क्या कैसे ब्रेक हुआ था, दिखाया था बेटा, क्या हुआ, H3PO3 -2 चार्ज हुआ था कि नहीं। अब बताओ ये कितने H+ को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, एक H+ को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, इसका एक H+ गया और जाकर के OH- को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब बता दो आप कितने बचे, 2, लेकिन एक्टिव उसमें अभी भी कितने हैं, 1। जाकर के हुआ क्या, NaH2PO3 प्लस क्या होगा बता दो, 1 मोल वाटर फॉर्म हो गया। क्लियर बात। अगर इसी रिएक्शन को H3PO3 की अगर हम 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो अब क्या होगा बेटा, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 2Na+ एंड 2 मोल्स OH- है। ये भी ब्रेक हुआ आपका 2H+ एंड HPO3 -2। अब बता दो 2H+ 2OH-, वो था न्यूट्रलाइज, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। और जब दोनों न्यूट्रलाइज हुए, एक एक्टिव हाइड्रोजन यहां बचा है, सिंगल एक्टिव हाइड्रोजन अभी सॉरी एक हाइड्रोजन बचा है, नॉट एक्टिव हाइड्रोजन बचा, सिंगल हाइड्रोजन यहां बचा हुआ है। अब जाकर के क्या बना देगा, Na2HPO3 प्लस 2H2O। क्लियर। अब यहां पर फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बेटा, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन कितने थे, 2 एक्टिव हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो गए कंप्लीटली। इसका मतलब अब अगर 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले तब भी रिएक्शन यही हमको दिखेगी। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ गई कि ये साल्ट बने दोनों, दीज आर साल्ट। अब जब साल्ट हुए तो इन साल्ट्स का नेचर कैसा होगा, ये साल्ट हमारा हुआ, एक साल्ट हमारा ये भी बना, नेचर कैसा होगा बता दो, बताओ।
कितने एक्टिव हाइड्रोजन अभी है इसमें? 1 नॉट 2। यहां एक्टिव हाइड्रोजन कितने थे बेटा? 2। यहां पर एक न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइज हुआ, एक एक्टिव है, एक एक्टिव हाइड्रोजन यहां पर नहीं है दो, एक एक्टिव एक नॉन एक्टिव। ठीक है, तो अगर हम NaH2PO3 को वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने के बाद अभी हमको 1H+ आयन को वो प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब इस साल्ट का नेचर कैसा हुआ बेटा? एसिडिक हुआ। क्लियर? और इस साल्ट का अब ये हाइड्रोजन एक्टिव नहीं है, और जब ये हाइड्रोजन एक्टिव नहीं है इसका मतलब इस साल्ट का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। देखने में लगता है कि हाइड्रोजन दिख रहा है यार, H+ दे सकता है, लेकिन ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, H+ आयन प्रोवाइड नहीं कर सकता वाटर में डालने के बाद। इसका मतलब इस साल्ट का नेचर कैसा हुआ? न्यूट्रल। क्लियर है? अब बात आती है बेटा इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने की। जो फार्मूला हम लोगों ने था, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ था और ये रिएक्शन देकर के पूछा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3। इसका इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना था। सीधे क्या फार्मूला हमने बोला बेटा? आपको देखना क्या है था कि यहां कितने हाइड्रोजन और यहां कितने हाइड्रोजन, कितने रिप्लेस हुए? सिंगल। अब इसका मोलिकुलर मास ले लो। मोलिकुलर मास हाइड्रोजन 3, फास्फोरस बता दो 31, ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 1। क्लियर? और यहां पर आ जाओ तो इस केस में कितने रिप्लेस हुए बेटा? 3। कितने बचे? 1। रिप्लेस कितने हुए? 2। तो यहां पर हुआ क्या? 3 प्लस 31 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर बात बेटा? तो ये रिएक्शन लिखी होगी आपके सामने और रिएक्शन दे करके आपसे ये कहा जाएगा कि इसमें कितने इसमें इस रिएक्शन को देख करके आपको बताना होगा कि ये कंपाउंड है, ये एसिड है या एक बेस है, उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। एक तरीका पीछे हम लोगों ने सिर्फ एसिड था या सिर्फ बेस था, वहां पे बात कर रहे थे हम लोग। क्लियर? एक लास्ट केस हम लोगों ने और दिखा था बेटा H3PO2 का, उसको भी देखते हैं। अब उसमें क्या था? केस हम लोग लेते हैं 3। अब केस 3 में क्या हुआ? H3PO2 प्लस NaOH। अब बता दो इसकी बेसिसिटी क्या थी? 1। एक्वस मीडियम में डालने के बाद बेटा सिंगल H+ आयन देने की टेंडेंसी रखता था, एक्टिव हाइड्रोजन 1 थे। अब इसको हमने आयनाइज कराया था, ब्रेक कराया था, कैसे बता दो? H+ और H2PO2 माइनस, और ये कैसा ब्रेक हुआ? यानी प्लस OH माइनस, ये H+ ये OH माइनस न्यूट्रलाइज हुआ, ये जाकर के रिएक्शन किया, क्या बन जाएगा? NaH2PO2 प्लस H2O। क्या अब रिएक्शन होगी बेटा? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल बढ़ाने पर रिएक्शन होती, लेकिन इसके पास तो एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है। अब बताओ आप, ये जो साल्ट ऑब्टेन हुआ, इस साल्ट का नेचर क्या होना चाहिए? क्या ये वाटर में डालने के बाद H+ आयन प्रोवाइड करेगा? क्या OH माइनस आयन प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब इस साल्ट का नेचर कैसा हो गया बेटा? न्यूट्रल हुआ। दिस इज न्यूट्रल साल्ट। क्लियर? अब इक्विवेलेंट वेट यहां पर कैलकुलेट करना था। कैसे करोगे? हाइड्रोजन 3, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 32। कितने रिप्लेस हुए बेटा? 3, यहां 2 रिप्लेस हुए 1। आंसर आ गया इक्विवेलेंट वेट। क्लियर बात बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। सपोज करो एक बड़ा कॉमन कंपाउंड होता है, आपने नाम सुना होगा पोटेशियम परमैंगनेट का, उस पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आप एक काम करो, नोट करके चाहे आप इसको कर लेना। उसमें क्या है कि आपको
पोटेशियम परमैग्नेट, क्या फार्मूला आप जानते होंगे, KMnO4। और आपसे कहा जाता है कि इस पोटेशियम परमैग्नेट का इक्विवेलेंट वेट 3 मीडियम में पूछता है बेटा। आपसे कहा जाए कि इसको एसिड से रिएक्ट करा दें या एसिडिक मीडियम में डाल दिया जाए तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका न्यूट्रल मीडियम में अगर इसको डाल दिया जाए तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, बेसिक मीडियम में डाल दिया जाए तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो बेटा अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट एक टर्म आएगा, हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन के पे बात करेंगे। एक टर्म आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, हमको ये आइडिया अभी नहीं है, आप मतलब कि अभी हम इसको बता भी नहीं पाएंगे आपको, क्यों, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड एक जो आपको एक सिंपल सी बात बता दें बेटा, क्या है 3 मीडियम में आपसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कराना है। होता क्या है इस केस में, पोटेशियम परमैग्नेट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, बस इतना याद रखना आपको, कितना होगी, +7, क्लियर। अब आपको करना क्या है, समझिएगा बात को, ये बेटा है पोटेशियम परमैग्नेट। अगर हम इस पोटेशियम परमैग्नेट को, क्या थी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, +7, अगर इस पोटेशियम परमैग्नेट को किसी एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं तो ये पोटेशियम परमैग्नेट में जिस मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो +7 थी वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, +2 में, क्लियर। अगर इसी पोटेशियम परमैग्नेट को, बहुत पूछा जाता है बेटा आपसे, अगर इसी पोटेशियम परमैग्नेट को हम न्यूट्रल मीडियम में डाल दे, न्यूट्रल कंपाउंड से रिएक्शन करा दे तो वहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है बेटा वो हो जाती है +4 हो जाती है, ठीक है। और अगर इसी पोटेशियम परमैग्नेट को, यहां कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, +7, यहां भी कितना, +7, और इसी पोटेशियम परमैग्नेट को अगर हम बेसिक मीडियम में डाल देते हैं तो वहां पर इस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई बेटा, +6, क्लियर बात। अब हुआ क्या ये बताओ, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट से +7, यहां कितना, +2, इसका मतलब चेंज कितने का हुआ बेटा, चेंज इन, अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का हुआ, 5 का। यहां बताओ कितने का चेंज हुआ, यहां चेंज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का, 3 का, और यहां पर चेंज कितने का हुआ, 1 का चेंज हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का हुआ। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला ये है कि अगर हमको किसी कंपाउंड का कोई मीडियम जैसे दे करके, और बेसिकली ये आप पोटेशियम परमैग्नेट के केस में ही याद रखिएगा क्योंकि ये बड़ा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए इसके इंपॉर्टेंस बढ़ जाते हैं, इस केस में ही ज्यादा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपसे कहा जाए कि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, उसका मोलिकुलर मास लेना है और उस मोलिकुलर मास को चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से डिवाइड कर देना है। समझ गए होगे आप, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से डिवाइड कर दोगे। यहां चेंज 5 का हुआ, यहां चेंज 3 का हुआ, यहां चेंज 1 कितने का हुआ, 1 का, क्लियर। तो जो भी मोलिकुलर मास होगा पोटेशियम परमैग्नेट का, उसका मोलिकुलर मास ले लेंगे और उसके चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर बात आती है बेटा क्या कि हमको आप अभी पोटेशियम परमैग्नेट की मोलिकुलर मास की अगर बात की, देख लो कैसे निकाल, देखो इक्विवेलेंट वेट, अब ध्यान से समझो बेटा, हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम, समझो ध्यान से, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम किसका, पोटेशियम परमैग्नेट का। तो बताओ पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, मैग्नीज का एटॉमिक मास 55, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 × 4, चेंज कितने का था बेटा, 5 का,
ये आ जाएगा 158 डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा 31.6। ये वैल्यू याद रखिए, और आसान और इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसे कहा जाता है व्हाट इज द पोटेशियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम, क्या 31.6। लेकिन अगर यही इक्विवेलेंट वेट न्यूट्रल मीडियम में कैलकुलेट करना हुआ तो क्या करोगे, 39, या ऐसे सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूं। अब क्या होगा बेटा, मोलिकुलर मास 158, चेंज कितने का था बेटा, 3 का कर लोगे, ये हो गया। और अगर यही इक्विवेलेंट वेट बेसिक मीडियम में पूछा गया तो 158 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया। क्लियर। अब यहां पर एक मैं आपको फंडा बता रहा हूं, कभी मिस हो जाए दिमाग में, लेकिन याद रखिएगा ये बात मैं ओनली पोटेशियम परमैंगनेट के लिए बोलने जा रहा हूं। बेटा एसिड ना बेस 531, एक सिंपल सी बात है, याद रखिए आप, एसिड ना बेस 531, 531, एसिड ना बेस 531। मतलब समझ पा रहे होंगे आप कि अगर मोलिकुलर मास 158 याद रखना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम है तो कितने से, 5 से डिवाइड कर दिया, न्यूट्रल मीडियम है कितने से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, और बेसिक मीडियम है कितने से डिवाइड कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें बेटा जो हम बार बार आपसे बोल रहे थे कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम का एक टर्म आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में समझ लीजिए उसको। अच्छा एक बात बता दो आप, जब हम लोगों ने देखो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, इक्विवेलेंट वॉल्यूम की, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। चल अच्छा बेटा, हम लोगों ने जब इक्विवेलेंट वेट की बात किया था तो इक्विवेलेंट वेट के केस में हाइड्रोजन का कैलकुलेशन हम लोग किस पर करते थे, 1 ग्राम पर करते थे, या ऑक्सीजन का कैलकुलेशन हम लोग किस पर करते थे, 8 ग्राम पर, और क्लोरीन का कैलकुलेशन हम लोग करते थे किस पर, 35.5 ग्राम पर, यही था। अच्छा एक बात, अभी मोल कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा, लेकिन आप एक सिंपल सी बात समझो, H2 की अगर बात किया जाए, H2 का मास क्या होता है, 2 ग्राम, 1 मोल अगर H2 हमारे पास है तो 1 मोल H2 का मास क्या होगा, 2 ग्राम होगा। अगर हमारे पास 1 मोल O2 हो तो उसका मास क्या होगा, 32 ग्राम। अगर हमारे पास Cl2 हो तो Cl2 इसका डबल हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 71 ग्राम हो जाएगा, समझो। अब ये सब 1 मोल है, ये कितने मोल है बेटा, 1 मोल, और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी पर आगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है, दीज आर 1 मोल। ठीक है। अब यहां पर बात हमको करना इक्विवेलेंट वॉल्यूम की, इसका मतलब 2 ग्राम H2 का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, बताओ, 2 ग्राम H2 का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर। 32 ग्राम O2 का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर। 71 ग्राम Cl2 का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर। अब आप बताओ, आप इस बात को समझो, अब बताओ आप, अगर 2 ग्राम H2 का वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो 1 ग्राम जो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट हम लेते थे, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट का वॉल्यूम क्या होगा, तो कितना होगा बेटा, 11.2 लीटर। तो किसी भी एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट के वैल्यू के इक्वल जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट के इक्वल जो वॉल्यूम होगा वही उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा। तो अगर हम कहें क्या, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ
हाइड्रोजन। आपसे कहा जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो बता दो बेटा 2 ग्राम का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बता दो 11.2 लीटर। बोलो। अब आपसे कहा ऑक्सीजन है O2 है, O2 का क्या है बताओ 32 ग्राम का वॉल्यूम क्या है 22.4 लीटर, तो 8 ग्राम पर हम कैलकुलेशन कर रहे थे, 8 इसका 1/4 हुआ तो वॉल्यूम भी 1/4 होगा। इसका मतलब अगर हमसे कहा गया कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 बता दो 1/4 कितना होगा 5.6 लीटर। और यही बात किस पे करना है, क्लोरीन पर करना है। बताओ 71 ग्राम का वॉल्यूम बेटा कितना था 22.4 लीटर, तो 35.5 ग्राम का वॉल्यूम क्या होगा हाफ हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, तो आंसर होगा 11.2 लीटर। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आई होगी बात आपको। हमको मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट वेट का आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए, तभी हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। क्लियर। अब इसमें बेटा हटाए इसको। अब इसमें इसी इक्विवेलेंट वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग जब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, लेकिन तो वहां पर एक टर्म आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब समझ ले उसको थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर हम लोग आ गए हैं इतना। तो कभी भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये टर्म आपको याद रखना अभी के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। समझिए बात को, इसको ध्यान से। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाए बेटा तो जिस कंपाउंड का हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है उसका वेट लेना है किसमें, ग्राम में, और उसके वेट को उस कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये बेटा एक टर्म आएगा आगे हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में जब जाते हैं तो वहां पर डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो वहां पर आएगा, हम बात करेंगे बेटा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट जब ग्राम इक्विवेलेंट आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। सपोज करिए एग्जाम्पल की मैं बात करूं, हमसे कहा जाए कि हमारे पास 4.9 ग्राम H2SO4 है। कितना ग्राम, 4.9 ग्राम H2SO4 है। अब आपसे क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये तो H2SO4 का क्या दिया है बेटा, वेट दिया है। और H2SO4 का याद करिए हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया था, क्या आया था 49 आया था। अब बता दो अगर हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है H2SO4 का तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बता दो कितना दिया बेटा 4.9 डिवाइडेड बाई 49। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या 1/10 या 0.1। ओके बेटा। तो जिस भी सब्सटेंस का हमको ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा उस सब्सटेंस का हम क्या करेंगे, वेट दिया होगा क्वेश्चन में, उसके इक्विवेलेंट वेट को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको इक्विवेलेंट वेट को हम कैलकुलेट करके याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है, वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया, उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर बात बेटा। तो
तो ये हमारे इक्विवेलेंट 11th के लेवल पर बेटा अगर बात किया जाए तो इससे ज्यादा इक्विवेलेंट वेट आपको नहीं देखना। ये हमने कुछ ज्यादा भी प्रयास किया कि आपको ज्यादा चीजें मिल जाए, ठीक है। तो लेकिन इससे ज्यादा आपको इक्विवेलेंट वेट पर 11th लेवल पर या 12th लेवल पर बहुत ज्यादा इससे नहीं मिलेगा आपको, क्लियर। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोगों को मिलता है वो मिलता है कौन सा, मोल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पूरी केमिस्ट्री की, अगर खासतौर से फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो जिसको मोल नहीं आता है उसको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आपको मिलने वाला जिसमें मोल का यूज ना होता हो या उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस ना हो, क्लियर है। फिलहाल बेटा आगे हम लोग मोल कंटिन्यू करने चल रहे हैं। और एक बात मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको इन चीजों को पढ़ना नहीं है, इन चीजों को सीखना है। आप कहते हो, आपसे कोई अचानक क्वेश्चन सडनली आपसे पूछा कि ये क्वेश्चन बताओ, आपने कहा रिवीजन नहीं की, ये रिवीजन का चक्कर हमको नहीं रखना है, हमको पढ़ना नहीं है, हमको जो हमने पढ़ा उसको सीख लेना है। सीखना इंपॉर्टेंट है पढ़ने से ज्यादा, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें हम लोगों ने क्लास 6 में, क्लास 7 में बहुत सी चीजें पढ़ा, लेकिन हम लोगों को आज भी वही चीजें याद हैं, वही पार्ट याद हैं जिनको हम लोगों ने सीखा था, पढ़ा था। बहुत चीजें, कितनी चीजें याद हैं। क्लास 7 के इंग्लिश के 3rd टॉपिक में, 3rd चैप्टर में कौन सा चैप्टर था, 3rd चैप्टर कौन सा था, याद है क्या? नहीं याद है, क्योंकि हमने, लेकिन हमको ABCD याद है, हमको काउंटिंग याद है। क्यों याद है? क्योंकि हम लोगों ने उसको सीखा था, प्रैक्टिस किया था, लिखा था, क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका कौन सा, मोल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। फिलहाल जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट पे बात किया, आप इस पर अपने बुक्स अगर अवेलेबल आपके पास हो गई हो तो आप न्यूमेरिकल करिए, उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको दीजिए, जो उसके सॉल्यूशंस होंगे या जो प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, सेफ रहिए, थैंक यू।